हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप एग्जाम पेपर्स अच्छे जा रहे होंगे आप लोगों के। तो हम DCHCT 133 का दिसंबर 2024 के सेशन का पेपर सोल्व कर रहे थे। इसका पार्ट ए हमने सोल्व कर लिया था। आज पार्ट बी हम इसका सोल्व करेंगे। इसमें बेसिकली गाइस क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, तो पार्ट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, स्कोरिंग हो जाता है। अच्छी बात यही है कि ए और बी में सेपरेट नंबर लाने की कोई इशू नहीं है। ए में आप ज़्यादा लेके आ सकते हो, बी में कम लेके आ सकते हो। दोनों के ओवरऑल आपके 18 से ऊपर होने चाहिए आपको पासिंग स्कोर करने के लिए। तो जिनको यहाँ पे डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो आप पार्ट ए को अच्छे से कवर कर लीजिए। इसको थोड़ा कम भी रखोगे तो भी चल जाएगा। बट हाँ, ऑब्वियसली यार स्कोरिंग तो ये भी होता है अगर आपको आता है। ज़्यादातर इसमें नेम रिएक्शंस होती हैं इंपॉर्टेंट, और कन्वर्जन्स हो जाती हैं, तो थोड़े बहुत जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स हो जाते हैं, है ना। कंप्लीट करेंगे हम इसको। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो गाइस पार्ट बी में अपन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसका पार्ट ए पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो होता है अपने पास, वो 135 के अंदर पढ़ा जाता है, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का ए पार्ट। तो इसका जो एग्जाम पेपर होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट के अंदर 7 क्वेश्चन देते हैं, उसमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5-5 मार्क्स के। तो 25 मार्क्स का हो जाता है फर्स्ट पार्ट, एंड 8 से लेके 14 तक, है ना। 8 से 14 तक कितने 7 क्वेश्चन है। इसमें से भी कोई एनी 5 करने होते हैं जो कि 5-5 मार्क्स के होते हैं। ये भी 25 का हो जाता है सेकंड पार्ट। तो 25 में से आपको फर्स्ट पार्ट में अगर आप स्कोर कर लोगे तो इसमें आपको कम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल 18 लेके आने हैं ना अपने को 50 में से। अगर आप सेकंड में स्कोर कर लोगे तो फर्स्ट से कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप फर्स्ट पार्ट को देख के आइए, उसको भी अच्छे से कवर कीजिए, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक एंड वाई, क्यों होता है एरोमेटिक और उसको बताना है, कौन कौन से हैं इनमें से, है ना। तो एरोमेटिक फाइंड आउट करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर के, नाउ ये जो अपना हक्कल रूल होता है, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं भैया। फर्स्ट तो क्या होता है कि अपने पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। एक बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है। एक बनता है पाई बॉन्ड, जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं काउंट करूंगा तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो इसमें मैं बात करूंगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये तो सिंगल है, इसका तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर मान लो यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड है, तो 4 पाई बॉन्ड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है जी। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑब्वियसली एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, दोनों में शेयरिंग होती है ना। तो हक्कल रूल अपने को क्या बोलता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पे n क्या होता है अपने पास? होल नंबर होता है। n क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है ये भी पता होगा आपको, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो 0 जब मैं पुट करूंगा तो 0 पुट करूंगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। 1 पुट करूंगा तो 1 रखूंगा तो 4 बन जाए 1, 4+2 क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 2 जा 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तो अब ऑब्वियसली फर्स्ट रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। नाउ सेकंड जो इसका पॉइंट होता है हक्कल रूल का, सेकंड पॉइंट अपने पास क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट अपने को कहता है कि भैया इसके अंदर ना जो भी अपने पास एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो भी एटम्स होंगे, जैसे मान लो ये हैं, है ना, ये जितने भी सेंट्रल अपने होते हैं, ये क्या होते हैं? प्लेनर होंगे। क्या होने चाहिए? प्लेनर। अब प्लेनर क्या होते हैं? जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अब बेसिकली इसकी क्या होती है? ज्योमेट्री प्लेनर होनी चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपनी होनी चाहिए। इसके अंदर अगर हम चेक करें तो ये देखो, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आपको आती होगी। इसके अंदर अपने को सिंगल बॉन्ड चेक करने हैं, और या लोन पेयर है तो लोन पेयर। ये जो कार्बन है इसके अंदर एक ऊपर हाइड्रोजन के साथ है, एक ये सिंगल बॉन्ड है, एक ये सिंगल बॉन्ड है। तो कितने सिंगल बॉन्ड हो गए? 3। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं, +0 लोन पेयर। तो कितने हो गए? 3। अब इनको बांट दो, sp2 एक sp में, सॉरी एक s में और p के 2, क्योंकि 3 अपने को करने हैं। तो ये ऑर्बिटल में बट गया। तो देखो sp2 है इनके, यहाँ पे भी sp2 होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब में होगा sp2, हर एक के अंदर sp2 होगा। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 6। तो 6 हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4n+1 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप चेक भी कर सकते हो क्या है? बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक होती है। नाउ नेक्स्ट अपने पास है थर्ड पार्ट इसका, है ना। इसके अंदर अपन चेक करें तो फर्स्ट रूल चेक करेंगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की जगह मैं 0 रखूंगा तो 2, 1 रखूंगा तो कितने हो जाएगा? 6। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 4 हैं। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये डू नॉट फॉलो, FOLLOW फॉलोज हक्कल रूल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसको ठीक कीजिएगा आप, कभी कभार जल्दबाजी में हो जाती है गड़बड़। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, है ना। 8th का बी पार्ट।
वाई डू टर्शरी एल्कोहल्स अंडरगो SN1 रिएक्शन, है ना। टर्शरी एल्कोहल ही क्यों जाती हैं? तो सबसे पहले आपको SN1 रिएक्शन समझा देते हैं कंप्लीट। ये वैसे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बट यहाँ पे आपको कवर करवा देते हैं। SN1 रिएक्शन क्या होती है सबसे पहले आपको समझाते हैं। ये एक रिएक्शन का पार्ट होता है जो कि क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है। क्या होता है भैया? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। लिख भी देते हैं अपन यहाँ पे, न्यूक्लियो PHILLIC न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब देखो सब्सटीट्यूशन का तो आपको पता होगा क्या होता है। सब्सटीट्यूशन का मतलब एक चेंज हो जाना दूसरे में, है ना। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है लवर। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, खुद नेगेटिव चार्ज लेके बैठा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होल्डर्स, है ना। नेगेटिव चार्ज उनके पास होता है, तो वो होता है न्यूक्लियोफाइल्स। अब SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर चला जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक न्यूक्लियोफाइल बाहर चला जाता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आ जाता है। तो ये होता है 2 स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनता है, जब एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऑब्वियसली यार, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है तो ये तो होना ही है। तो इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर बनता है अपने पास कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या हो गया, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जो बनता है ना भैया, कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेबिलिटी कब आती है, स्टेबिलिटी कब आती है, जब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, चलो मैं आपको ना इसको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ एक अच्छे से। जैसे मान लो अपने पास कोई कंपाउंड है CH3, ये 3 जुड़े हुए हैं इस कार्बन के साथ और ये ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो 3 ये एक ये, है ना, बॉन्ड बना रहा है। इसके साथ इसको हम H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना। तो यहाँ पे तो अपने पास क्या है, H और OH। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा, OH माइनस। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br माइनस। तो ये Br माइनस जाता है तो क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन प्लस का। अब देखो ध्यान से, टर्शरी है ये, क्या है टर्शरी, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। अब ध्यान से देखो, जहां पे भी चार्ज आ जाता है ना, एक ब्रह्मास्त्र आपको बता देता हूं। ब्रह्मास्त्र इसका ये है कि जहां पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। कभी भी कोई भी चार्ज में रहना नहीं चाहता, न्यूट्रल में रहना चाहेगा। तो इसके ऊपर ये चार्ज हो रहा है, इसको चार्ज जो भी कम करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है जी। और ये जो होता है अपने पास, ये होता है मिथाइल ग्रुप। क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज को डोनेट करता है। अब ऐसे ही मान लो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है अपने पास, जैसे मान लो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है किसी के साथ, कार्बन के साथ, या क्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो अपने पास CH3 होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो कार्बोकैटायन होता है उस पर अगर मिथाइल ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए हों, अब देखो 3 है तो 3 ज्यादा रिपेल कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो इस चार्ज को बिल्कुल कम कर देंगे, है ना, बिल्कुल लेस कर देंगे। यहां से ना आप एसिडिक नेचर वगैरह भी आपको बता सकते हो इस इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जब सारी चीजें होती है ना, तब अपने पास होता है, जैसे मान लो इसमें मैं आप बात करूं, COOH है और ये अपने पास क्या है, यहाँ पे OH माइनस जाने के बाद ये अपने पास क्या आ जाता है इसके ऊपर, ये है ना, अब सॉरी H प्लस जाने के बाद ये क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको करने के लिए इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल कर सके, ताकि नेगेटिव चार्ज को पुल कर सके, नेगेटिव चार्ज को कम कर सके। समझ रहे हो? तो ये एसिडिक नेचर वगैरह को भी आप बता सकते हो। तो ये बेसिकली अपने बात करनी है कि स्टेबिलिटी किससे आ रही है, टर्शरी से। अब यहाँ पे 2 कार्बन अगर जुड़े होंगे तो वो सेकेंडरी, हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। बट वो कम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाएगा, है ना। अगर सिंगल ही जुड़ा होगा तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, उसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं, अपने को टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन अपने पास क्या था कि क्यों टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ पे जो अपने पास है, यहाँ पे क्या है अपने पास, ये इस केस में होगा CH3 अपने पास जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ और साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये OH यहाँ से निकलेगा और साथ में कोई और आके अटैक करेगा। मान लो ब्रोमीन यहाँ पे अटैक कर रहा है, HBr से ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैक कर रहा है ना। तो ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैक करेगा, ऑब्वियसली जब यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पे 3 होने चाहिए कार्बोकैटायन। कितने होने चाहिए, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 3 होने चाहिए, कार्बोकैटायन टर्शरी होना चाहिए ताकि स्टेबल हो जाए। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। नाउ और अगर हम बात करें इसी की SN1 रिएक्शन की, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, तो SN1 रिएक्शन जो होती है इसके अंदर सोलवेंट क्या यूज होता है, इसके अंदर सोलवेंट यूज होता है पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है कि जो खुद चार्ज के अंदर होता है, जिसके अंदर खुद चार्ज बनता है। जैसे अपने पास क्या होता है, वाटर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला क्या है, लिक्विड है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा खासा हाई होता है ना। और दूसरा इसकी जो स्टेबिलिटी है, SN1 रिएक्शन जो होती है वो फेवरेबल कंडीशंस बात कर रहे हैं, कब ज्यादा अच्छे से हो जाएंगी, तो टर्शरी होनी चाहिए कार्बोकैटायन, है ना। और जो न्यूक्लियोफाइल हम अटैक करवा रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए। क्या होने चाहिए,
वीक न्यूक्लियोफाइल्स। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो यार चार्ज अपने आप ही रिपल्शन वगैरह स्टार्ट कर देता है ना, तो ये वाली बात है। तो ये चीज़ें थी SN1 रिएक्शन की। आई होप आपको समझ में आई होगी, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। हम टॉपिक इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, और इसी टॉपिक से अगर कोई और क्वेश्चन बन रहा है आपको तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करके आ सकें। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9th है। 9th क्वेश्चन का ए पार्ट है अपने पास, कंप्लीट करनी है फॉलोइंग रिएक्शंस और इनके नेम अपने को देने हैं, है ना। तो पहली रिएक्शन अपनी है, इसका नाम तो है बेसिकली, इसको क्या बन रहा है, फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म होने की वजह से इसका नाम पड़ा है क्या, साइनोहाइड्रिन। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनो मतलब CN ग्रुप से रिलेटेड है ना। तो ये अपने पास रिएक्शन है, इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आएगा। कैसे आएगा, चलो इसका मैकेनिज्म हम समझा देते हैं आपको। ये क्या होता है बेसिकली, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना, जिसमें क्या होते हैं, कार्बन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ऐसे वाले जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो उनके ऊपर ये लगता है, ठीक है जी। तो क्या होता है इसका मैकेनिज्म अगर हम समझे तो ये हो जाएगा अपने पास R C डबल बॉन्ड O, और ये जो R है ना, अब ये जो O है, ये डबल बॉन्ड जो है ये O पे शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इसको दिखेगा, किसको, HCN को, ये HCN जो है वो H प्लस और CN माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, H प्लस और CN माइनस में। ये CN माइनस जो है यहाँ पे अटैक कर देगा। क्या कर देगा, अटैक। क्योंकि ये जो CN माइनस है ये क्या है, अपना एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे हमने उससे पहले पढ़ी थी SN1 के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं है, एडिशन है, क्योंकि दूसरा कोई बाहर नहीं जा रहा ना। नाउ अब देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, तो ये जो H प्लस इसके अंदर है ऑलरेडी वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उसी के कोरस्पोंडिंग एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। नाउ ये जो OH ग्रुप है और साथ में CN ग्रुप है, इसको एल्कोहल के नाम से नहीं जानते, इसको बोलते हैं अपन साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। और ये जो R क्या है, ये एक कोई एल्काइल चेन है जो कि आगे आगे जो R है, C कितनी भी वो हो सकती है ना। अब जैसे मान लो 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, 3 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल चेन बोलते हैं ना। तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि अपना साइनोहाइड्रिन है। मैंने आपको मैकेनिज्म भी इसका समझा दिया, कभी कभार मैकेनिज्म भी इसका आ जाता है। इसकी कंडीशंस क्या होती है गाइस, इसकी कंडीशन होती है कि इसमें जो CN माइनस आयन जो है ये क्या है, NaCN या KCN या HCN, इन सब से क्या होता है, एकदम से फ्रेशली प्रिपेयर होता है ना। और एसिडिक कंडीशन के अंदर ये चीजें चलती हैं। इसके अंदर वीक एसिड और एसिटिक एसिड की जो कंडीशन होती है वो इसके अंदर यूज होती है, ठीक है जी। तो ये कंडीशन भी हमने आपको समझा दी। तो इसका फर्स्ट रिएक्शन हमने देख ली। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं। सेकंड रिएक्शन जो है इसमें अपने को क्या दे रखा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, PHILLIC, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब जैसे हमने SN1 रिएक्शन के अंदर पढ़ा था जैसे हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था, क्या था वो, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन था। क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और लवर फिलिक का मतलब लवर। तो इलेक्ट्रॉन लवर तो खुद पॉजिटिव चार्ज वाला होगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना कोई भी रिएक्शन हो उसके अंदर यही होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, AlCl3, है ना। ये क्या होता है अपने पास, ये जो है ना, इस Cl को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस Cl को अपने पास लाके AlCl4 माइनस बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक जनरेट कर देगा पॉजिटिव चार्ज। क्या जनरेट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। फिर ये कार्बन जो है यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है ये यहाँ पे शिफ्ट होता है नेगेटिव चार्ज में, और ये कार्बन यहाँ पे अटैक करता है। और फिर जो H प्लस है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है ना। देखो H प्लस रिलीज हुआ और ये पॉजिटिव आया, तो एक पॉजिटिव गया एक पॉजिटिव आया, तो क्या बोल देंगे हम उसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ऑब्वियसली यार पॉजिटिव चार्ज वाला सब्सटीट्यूट हो रहा है ना। अगर आप बात करो इसकी, इससे पहले वाले की, यहाँ पे देखो H भी ऐड हुआ था और CN माइनस भी ऐड हुआ था, दोनों ही तो गए थे। H भी तो यहाँ पे गया था, CN माइनस यहाँ पे गया था। तो इसको हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोला, यहाँ पे ये ना एक एक्सेप्शनल केस होता है इस टाइप का। इसको हम यार देखो, जो पहले हुआ है ना ऐड, उसका नाम दे देते हैं। CN माइनस ऐड हुआ था पहले, तो न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हुआ, तो उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल दिया। साथ में हुआ तो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड है। और ऐसे यहाँ पे अपन बात करें तो सब्सटीट्यूट हुआ है। देखो एक आया है दूसरा गया है, एक H प्लस आया है, सॉरी एक प्लस वाला आया है इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा प्लस वाला गया है इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको भी बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है जी। तो ये अब ऑब्वियसली यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो देखो ये जुड़ गया इसके ऊपर, है ना। तो ये बन गया अपने पास। इसको बोलते हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OCl, ये वाला जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, है ना। ये बेसिकली क्या है, एक डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का।
कार्बोक्सिलिक एसिड जो C डबल बॉन्ड OH होता है ना, उसको OH को हटा के क्या करते हैं अपन यहाँ पे Cl लगाते हैं, तो ये क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो उसका जब हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी होता है, जिसके अंदर क्या होता है डायरेक्ट CH3Cl इस टाइप का होता है। ये Cl फिर क्या करेगा AlCl3 खींचेगा, ये बनेगा CH3+, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, तो इसलिए बोलते हैं इसको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये भी आ सकता है आपका, ये भी आ सकता है आपका, तो ये हम समझा रहे हैं। चलो आपको मैं बता ही देता हूं इसके अंदर देखो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन आपके पास होगा है ना, ये जो होगा इसका मैंने मैकेनिज्म तो आपको समझा दिया कि क्या होता है। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये क्या होता है AlCl3 इस टाइप के, जैसे मान लो ZnCl2 होता है, इस टाइप के जो अपने पास होते हैं कंपाउंड, ये बनाते हैं है ना। क्या करते हैं, क्लोरीन को खींचते हैं और साथ में इलेक्ट्रोफाइल को बनाते हैं। जैसे मान लो मैं इसकी बात कर दूं, CH3Cl की बात कर दूं, तो ये Cl इसको खींचेगा और क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, तो ये AlCl3 AlCl4- हो जाएगा और CH3+ हो जाएगा, तो एक बन गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना, E+ लिख देते हैं। नाउ दूसरा क्या होता है, अटैक। क्या होता है भैया, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, जैसे मान लो मैं बात करूं, ये रिंग थी अपने पास, ये रिंग थी ना, ये जो है इसके ऊपर जाएगा एज ए नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाले चार्ज को नेगेटिव चार्ज दिखेगा यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रहा नहीं क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ एक H जुड़ा हुआ है, एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ना, बॉन्ड शिफ्ट होते यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा भैया, ये पॉजिटिव कहेगा कि भैया मैं तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, एरोमेटिक नेचर जो था इसका वो चला गया। एरोमेटिक नेचर इससे जस्ट पहले हम बता के आए हैं कि 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट यहाँ पे तो सॉरी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए है ना, यहाँ पे तो रहे नहीं, यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, समझ लो। तो दोबारा से गेन करने के लिए ये बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट होगा और ये अपने पास बिना इलेक्ट्रॉन लिए H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो तीसरा क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तीसरा क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, अब चला गया, लॉस हो गया उसका, है ना। तो ये होते हैं स्टेप्स। नाउ इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे CH3, अब ये CH3 हमने यहाँ पे लिया है तो CH2 करके CH3 ऐसे भी ले सकते हो आप इसको, है ना। एल्काइलेशन में कोई भी एल्काइल चेंज हो सकती है ना। तो ये अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का तो हमने एग्जांपल ही पढ़ा है ऊपर, है ना। उसके बाद इसमें आता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन के अंदर HSO3 ऐड होता है, नाइट्रेशन के अंदर NO2+ ऐड होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पढ़नी है। तो ये था आपका रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है C पार्ट। क्या बोल रहा है भैया, सबसे पहले तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन डाइजोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सोल्ट, क्योंकि अब ये किससे जुड़ा हुआ है, एक एरोमेटिक रिंग से, तो इसको बोल देंगे एराइल डाइजोनियम सोल्ट। तो इसका नाम है सेंडमी रिएक्शन। क्या होती है सेंडमी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है जो सिंथेसाइज करती है एराइल हैलाइड्स को। एराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगे हुए हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप के अंदर होते हैं, जिसको X से डिनोट करते हैं। नाउ इसके अंदर क्या है भैया, इसके अंदर अपने पास क्या है, CuBr का यूज करते हैं। अब इसके अंदर ये आपको देखना है कि किससे लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस के जो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर होता है उस पर रखना होता है ना। और साथ में अपना बनता है क्या, N2 गैस अपनी रिलीज होती है, और साथ में अपना ये बनता है ब्रोमोबेंजीन। इसके अंदर तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा ऑब्वियसली। तो कंप्लीट करनी थी, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसकी कंडीशन क्या होंगी सेंडमी रिएक्शन की, कि जो अपने पास डाइजोनियम सोल्ट होगा वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और CuBr जो है इसके अंदर खुद यूज नहीं होगा, ये एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। तो ये दोनों चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसका बी पार्ट, 9th क्वेश्चन का बी पार्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अपन क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। अब इथवन भी बोल दो आप यार, ऑब्वियसली यार इथीन बोल दो, कोई इशू नहीं है ना। इसको कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल में। पहला है अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये एक रिएक्शन होती है एक टाइप की। इसके अंदर क्या होता है भैया, इसके अंदर BH3 यूज होता है, जो कि डाइमर फॉर्म में आता है। क्या आता है, डाइमर फॉर्म के अंदर, तो B2H6 बना लेता है। फिर वो इसके अंदर क्या होता है, बोरेन फॉर्म में लिंक होता है। तो पहले क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन होता है इसका, फिर ऑक्सीडेशन होता है। पहले क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट स्टेप के अंदर, जिसमें B2H6 जो है, जो क्या है, डाइमर है किसका, BH3 का डाइमर फॉर्म है। वो अटैच का होता है किससे, अपने इससे एल्कीन से अटैच होता है, जो कि अपने पास ये है रिएक्टेंट। अब ये इससे अटैच होगा, दूसरे फॉर्म में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, परऑक्साइड। क्या होगा, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे H2O2 भी आपको लिखना चाहिए था, है ना। तो
H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा और क्या बना लेगा, 1 प्रोपेनॉल बना देगा। ये क्या होता है अपने पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। समझ में आया, क्या बना लेता है, सेम ही होगा। जैसे मान लो इसमें 3 कार्बन की एल्कीन थी, तो 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्कोहल। यहाँ पे 2 कार्बन का लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसको ठीक कीजिएगा, ये CH2, यहाँ पे CH2 आएगा और फिर OH आएगा, है ना। जल्दबाजी में हो जाती है यार मिस्टेक, तो इसको कवर कीजिएगा आप, ठीक कीजिएगा। 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का ही बनेगा। सेकंड जो इसका एग्जांपल आ रहा है अपने पास, क्या है अपने पास, सेकंड 2 प्रोपेनॉल। अब पहले क्या था, एल्कीन था ना, तो प्रोपीन को अब यहाँ पे चेंज करना है, तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में आता है। इसको क्या करना है, मार्कोनी-कोव्स रूल से करना है। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी बोलते हैं इसको ऑब्वियसली, है ना। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर क्या होता है, एक पर ऑक्साइड का यूज करते हैं अपन और H2SO4 का यूज करते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम का यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम का यूज करते हैं। और यार H2O2 इसमें यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ H2O यूज होता है। क्या यूज होता है, H2O यूज होता है। तो ये एक OH माइनस होता है और एक H होता है। क्या होता है, एक OH माइनस होता है और एक H होता है। तो इसके अंदर ये दोनों ही ऐड होंगे, क्या होंगे, दोनों ही ऐड होंगे। नाउ ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, तो H कहां शिफ्ट होता है, मार्कोनी-कोव रूल क्या बोलता है, H वहां शिफ्ट होगा जहां पहले से ही H ज्यादा है, H वहां शिफ्ट। अब देखो यार, ये जो है नेगेटिव यहां पे शिफ्ट हो गया, यहां पे आ गया पॉजिटिव। अब देखो यार, पॉजिटिव यहां पे ही क्यों आया, क्योंकि कार्बोकैटायन, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, कार्बोकैटायन वो स्टेबल होता है जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ। देखो मान लो इसी की मैं बात कर देता हूं, इसकी मैं बात कर देता हूं, क्या ये अपने पास CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। अगर यहां पे मान लो नेगेटिव शिफ्ट हो जाता, यहां पे नेगेटिव हो जाता, तो CH2, अब देखो यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर यहां पे नेगेटिव है तो ये जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करता है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। मैंने जैसे ही आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में, CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है ना। तो ये तो और बढ़ा देगा इसको, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जो ये है, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ताकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को दे के क्या कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ताकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, है ना। तो ये चीज थी। तो इसीलिए जो H+ है ना, अब H+ तो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा ना, तो नेगेटिव की तरफ आ गया। या आप डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हैं, मार्कोनी-कोव रूल में आपको ट्रिक बता देता हूं कि हाइड्रोजन वहां जाके अटैच होगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो कहां होगा, यहां होगा। तो देखो CH3 पे आ रहा है, और OH वहां जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो यहां हो गया OH। तो यही आ गया अपने पास कंपाउंड CH3 CH, एक तरफ जुड़ा हुआ है OH और आगे जुड़ा हुआ है CH3, तो ये होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 पे OH जुड़ा हुआ है, इसलिए आ गया 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है जी। ये भी आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट क्या बोलता है अपने को, स्टार्च को अपने को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। तो ये भी एक कन्वर्जन रिएक्शन ही है, कन्वर्जन। सो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस तो आपको क्या करनी होती हैं, उसके सारे एंजाइम का अपने को लिखने हैं इस कन्वर्जन के लिए। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं बेसिकली। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्च को अपन इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स रिएक्शंस होती हैं, 2 स्टेप होते हैं इस रिएक्शन के अंदर। पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च का क्या मतलब है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, बेसिकली वाटर ऐड करवाना है ना। तो देखो यार, आपको ये पता होगा कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें से वाटर रिलीज होता है। मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनमें से वाटर जो होता है क्या होता है, रिलीज होता है, और क्या कर देते हैं वो डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बना लेते हैं आपस में ज्वाइन होके, समझ रहे हो। तो जब उन डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड जो अपने पास हैं, जैसे कि स्टार्च, इसको जब अपने को सिंगल मोनोमेरिक यूनिट में ब्रेक डाउन करना है, मोनोसैकेराइड यूनिट में ब्रेक डाउन करना है, तो इसमें वाटर हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, वाटर ऐड करवाएंगे, तो उसी को बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस। अब ये होता है 2 प्रोसेस में, है ना। तो जो अपना स्टार्च है वो सबसे पहले किस में ब्रेक डाउन होगा, मेल्टोज में, और फिर किस में होगा, मेल्टोज किस में होगा, फिर ग्लूकोज में। तो ये 2 स्टेप में होता है अपने पास, ठीक है जी। एंजाइम यूज क्या होगा, अमाइलेज जो होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, माउथ जो होता है अपने पास, हम जब खाना खाते हैं तो वहां से ही स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। और एंजाइम कौन सा होता है, सैलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवा के अंदर होता है ना। तो वहां पे भी क्या था, अमाइलेज था, है ना, अमाइलेज LASE। तो ये जो अपने पास एंजाइम होता है ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है, ठीक है जी। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन एमाइलेज की प्रेजेंस में हुआ, मेल्टोज बना। मेल्टोज का ब्रेकडाउन मेल्टेज की, मेल्टोज ये अलग है, ये मेल्टेज है ना, ये TASC है और ये TOSC है ना। तो मेल्टोज का ब्रेकडाउन हुआ मेल्टेज की प्रेजेंस में, क्या बना, ग्लूकोज। अब ये बन गई मोनोसैकेराइड, 6 कार्बन की छोटी यूनिट बन गई, ठीक है जी। अब ग्लूकोज को अपने को किसमें चेंज करना है, इथेनॉल को। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो इथेनॉल होता है वो क्या होती है, एल्कोहल। और एल्कोहल की प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो उसमें यूज होता है यीस्ट का। क्या यूज होता है भैया, यीस्ट का यूज होता है, जिसमें एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, जाइमेज, है ना। तो एंजाइम इन्वॉल्व क्या है, यीस्ट प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम को। यीस्ट क्या होती है, बेसिकली
जिसको हम क्या बोलते हैं फंगस टाइप भी होते हैं ना, वो लग जाती है, तो वो वही बनाती है अल्कोहल, है ना। तो दैट फर्मेंट्स, फर्मेंटेशन का आपको आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ग्लूकोज इंटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन आपकी होगी। ग्लूकोज जाइमेज की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है ना, जो यीस्ट वगैरह जो होती है वो अपना क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, देन अपना इथेनॉल बनता है उसके अंदर। तो ये इस केसेस में आता है, जाइमेज एंजाइम रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। 10th का बी पार्ट अपने पास है, पिक्रिक एसिड अपने को फॉर्म करना है और बताना है कि क्या होता है सबसे पहले तो, और कैसे बनता है वो, क्लोरोबेंजीन से, ठीक है जी। सबसे पहले पिक्रिक एसिड अपन बना लेते हैं। पिक्रिक एसिड क्या होता है भैया, एक बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ ऊपर लगा होगा OH, और इधर इधर और इधर क्या लगे होते हैं, नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं। और ये कहाँ से शुरू करना है अपने को शुरू करना है क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन क्या होती है भैया, ये होती है अपने पास बेंजीन रिंग, ये होता है अपने क्लोरो। अब ये गोल सर्कल आपको पता होगा बेंजीन रिंग का क्या होता है, यहाँ और यहाँ और यहाँ, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होते हैं अपने पास, डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। नाउ इसका अगर हमने नेम करना है तो 2 4 6, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। अब यार कहीं पे भी कर लो, इधर से भी करोगे तो भी वही नंबरिंग पड़ेगी। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है जी। ये होता है अपने पास पिक्रिक एसिड। तो क्या होता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यूज्ड इन एक्सप्लोजिव के अंदर यूज होता है, डाइज के अंदर यूज होता है, और एंटीसेप्टिक के उसमें करता है। इसका फार्मास्यूटिकल भी इसका क्या होता है, थोड़ा बहुत रोल होता है ना। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन से होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपने पास इसके लोन पेयर होंगे, ये बेंजीन रिंग को एक्टिव करेंगे, जहाँ पे क्या होता है HNO3 की प्रेजेंस में अपन क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, NO2+ को ऐड करवाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखो यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जो GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लगभग हर ही क्वेश्चन में आ रहा है। तो ये तो आप कवर करके ही जाइए अच्छे से। हमने आपको बता भी दिया कि क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी। तो नाइट्रेशन करना अपने को क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 यूज होते हैं। अब 3 क्यों यूज किए, क्योंकि 3 NO2+ अपने को चाहिए, है ना। और ये क्या करेगा, ये जनरेट करेगा इसको। तो ये अपने पास बन जाएगा, ये है 1 2 3 4 5 6, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, है ना। तो ये अपने पास है। इसके बाद अपने पास क्या होगा, सेकंड प्रोसेस में इसका क्या करना, हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक नेचर के अंदर। H2O और H+ अपने को रखना है। तो यहाँ पे जैसे ये करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, H+ और OH- वगैरह के जो अपने पास आयंस होते हैं अंदर, वो फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में अपने को करना है, तो ये क्लोरीन जो होगा वो बाहर चला जाएगा, फॉर्मिक एसिड अपना बन जाएगा। तो रिप्लेस कर देगा क्या, क्लोरीन किसको, OH को। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये आप देखो, Cl- OH- को रिप्लेस कर रहा है ना। OH- बेसिकली सॉरी, Cl- को रिप्लेस कर रहा है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे आ चुकी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आई है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आई है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में NO2 ने किसको किया, H+ को सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ पे किसको किया, OH- ने किसको किया, Cl- को किया। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको फॉर्मेशन कंप्लीटली इसकी। सो गाइज 11th क्वेश्चन देखते हैं हम। 11th क्वेश्चन का ए पार्ट क्या बोलता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात गाइज, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें A, B और C 3 पार्ट्स में आया हुआ है। तो ऑब्वियसली 2 2 1 ऐसे ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको अपने को मार्क्स के हिसाब से करना है। अब आप इसमें 2 नंबर वाले में चाहे आपको भले ही भरपूर आता हो, आप 2 पेज भी लिख दो, इसको नंबर तो 2 ही मिलने वाले हैं ना, तो बाकी के लिए आपको टाइम नहीं बचेगा। तो मार्क्स के हिसाब से आपको डिटरमाइन करके चीज़ों को लिखना है ना। तो क्या होते हैं बेसिकली, व्हाट आर द क्राउन ईथर्स पूछा हुआ है, और उनका एक इंपॉर्टेंट यूज बताना है। गिव 1 यूज ऑफ क्राउन ईथर्स। तो क्या होते हैं क्राउन ईथर्स, क्राउन ईथर्स जो होते हैं साइक्लिक पॉली ईथर्स होते हैं। क्राउन ईथर्स आर साइक्लिक पॉली ईथर्स, जो वहाँ पे क्या होता है, ईथर यूनिट जो बार बार रिपीट होती है, ईथर जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बार बार रिपीट होती है और साइक्लिक चेन के अंदर जुड़ी हुई होती है, ठीक है जी। जो कंटेन करते हैं मल्टीपल ऑक्सीजन एटम्स। ऑब्वियसली यार ईथर जो होते हैं एटम तो उसमें होता ही है ऑक्सीजन का। ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल कैटायंस, मेटल कैटायंस के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के जो होते हैं क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है जी। अब जो मेटल कैटायंस हैं ये ज़्यादातर अपने एल्कलाई मेटल्स होते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है जी। दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम जो उसके अंदर यूज हुए होते हैं उसके बेसिस पे इनका नाम रखा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइप से एक बनता है, इसका नाम है 18 क्राउन 6। 18 क्राउन 6 ये इसका स्ट्रक्चर होगा बेसिकली। अब देखो यहाँ पे ध्यान से,
3 क्या है अपने पास ऑक्सीजन एटम है, इसलिए यहाँ पे अपने को 6 की बात करी गई है। तो ये नेम किससे होते हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन एटम के हिसाब से होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एटम इन द रिंग, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये एग्जांपल है। नाउ इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो कैटायन बाइंडिंग का ही आपको पता चल गया, कैटायन बाइंडिंग होती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर और की बात करें तो अपन क्राउन ईथर्स आर यूज्ड एज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें एज ए कैटलिस्ट भी काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, रेट को वेरी करते हैं, रेट को चेंज करते हैं ना। तो ये है कि इसका काम। दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग टू डिजोल्व सोल्ट्स इन नॉन पोलर सोलवेंट्स, नॉन पोलर जो सोलवेंट होते हैं उनमें सोल्ट्स को डिजोल्व करने के में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है जी। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सोल्यूबलाइजेशन का इसका क्या होता है, प्रोसेस होता है ना। ग्राउंड ईथर्स जो कि सोल्यूबलाइज कर सकते हैं सोल्ट्स को जो ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। अब सोल्ट बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सोल्ट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे तो अपन जनरली क्या करते हैं, सोल्ट की बात करें तो आयनिक सोल्ट्स की बात करते हैं ना, तो उनमें हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, रिएक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इनका। उसके बाद सेकंड पार्ट इस पे इनका अगर हम पढ़े तो 11th का बी पार्ट, हाउ इज बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेंजल्डिहाइड को हम इनसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, पहला है अपने पास बेंजोइल क्लोराइड, इसको अपन बोलते हैं क्या, बेंजोइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो एक बेंजीन रिंग बनेगी, ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे है ना, तो एक बेंजीन रिंग जो होगी उसके ऊपर अपने के पास क्या लगा हुआ, C++OCl, इसको बोलते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड, C++OCl, ठीक है जी। इससे अपन कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जो बेंजोइल क्लोराइड होती है, सबसे पहले इस रिएक्शन का नाम अगर हम देखें तो रोजमंड रिएक्शन का नाम होता है ना, और नेम रिएक्शन में है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। सो इसका हम क्या कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में। अब ये जो पैलेडियम होता है ना यार, देखो ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये इसको क्या करेगा, ये जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ना, जो बेंजोइल क्लोराइड मैंने आपको पहले बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, इसको क्या करता है, डायरेक्ट एल्कोहल में चेंज कर देता है। अब इस एल्कोहल में चेंज ना हो ये है ना, फिनोल में चेंज कर देगा, बट अगर ये फिनोल में चेंज ना हो तो अपने को क्या करना है, बीच में इसको क्या कराएंगे, पॉइजनड विद सल्फर, पॉइजनड विद क्या करेंगे, सल्फर, ठीक है जी। अब पॉइजन विद सल्फर अगर हम कर रहे हैं इसमें, तो ये क्या करता है, बीच में इसको रोक देता है, जो कि कहाँ बनता है, एल्डिहाइड में रोक देता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको रोजमंड रिएक्शन बोलते हैं, व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड यूजिंग पैलेडियम BsO4 एंड पॉइजनड विद सल्फर, ये क्या करता है, स्टॉप करता है रिडक्शन को एल्डिहाइड की स्टेज पे, है ना, वरना ये किस पे ले जाएगा, एल्कोहल पे ले जाएगा। देखो यार मैं आपको समझा देता हूँ इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें एल्कोहल की, और एल्कोहल बीच में क्या आता है अपने पास, बीच में अपने पास आता है एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है जी। उसके बाद अपने पास लास्ट में क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं तो एल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, क्या कराऊंगा, ऑक्सीडाइज, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन बनता है, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। अब इसको रिवर्स करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करूंगा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो क्या बनेगा अपने पास, एल्डिहाइड या कीटोन, और इसको जब मैं रिड्यूस करूंगा तो क्या बनेगा अपने पास, एल्कोहल। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाऊंगा एल्कोहल पे तो डायरेक्ट क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगाऊंगा तो डायरेक्ट क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, डायरेक्ट बना देगा एल्कोहल। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है डायरेक्ट एल्कोहल बनाता है, इसको अगर हमें यहां पे रोकना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉइजनड विद सल्फर, है ना, पॉइजनड विद सल्फर। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ ये अपने पास हो गया है। दूसरी रिएक्शन अपन देखते हैं, किसके साथ, किससे कन्वर्ट करना है अपने को, बेंजल्डिहाइड तो बनाना ही है यार, तो वो तो बनेगा ही, किससे बनाना है अपने को, इसको बोलते हैं हम बेंजोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजोनाइट्राइल को अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर, तो बेंजल्डिहाइड बनता है और NH3 अमोनिया की प्रिपरेशन यहाँ पे होती है ना। तो ये इसका भी नाम है स्टीफन्स रिएक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में ये भी आती है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। नाउ गाइस नेक्स्ट जो अपने पास आता है इसका सी पार्ट, गिव वन डिस्टिंग्विश्ड लैब टेस्ट बिटवीन C6H5CHO, जो कि अपने पास क्या होता है, बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा CHO। एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जब भी आप रिएक्शन लिख के आओ तो आप इस फॉर्म में ना लिख के आओ, आप यहाँ पे क्या लिख के आओगे, आप इस फॉर्म में लिख के आओगे, इनके स्ट्रक्चर बना के। ये अपने पास देखो यहाँ पे CN है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग है, C6H5 तो बेंजीन रिंग होती है, ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CN जुड़ा हुआ है ना। तो ये है अपने पास, तो इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना के आओगे तो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा, वरना ये तो ChatGPT वगैरह भी दे देती है ना। तो जैसे मान लो इसकी मैं बात करूँ तो क्या है, CHO है, तो CHO ऐसे भी लिख सकते हो आप, C++O और ऐसे H भी लिख सकते हो आप, समझ रहे हो। तो एज स्ट्रक्चर अगर आप इनका बना के आओगे
तो और बेटर होगा। हाँ यार देखो NH3 को आप लिख सकते हो, H2 को आप लिख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर बनाने मत बैठ जाना कभी ऐसे ऐसे करके इसके स्ट्रक्चर बनाओगे ना, हाइब्रिडाइजेशन भी देखो इसकी है ना, वो सब चीज़ें नहीं करनी। हाँ बट जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके स्ट्रक्चर आप बना के आइए। जैसे ये अपने पास क्या है, बेंजाल्डिहाइड है, और ये क्या है, हाँ एसिटोफिनोन है, C6H5COCH3, तो ये क्या है अपने पास, कीटोन है। ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H की जगह क्या होगा, CH3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। सो जो इसको एक लैब टेस्ट जो है वो होता है, क्या होता है, टोलेंस टेस्ट होता है। क्या होता है भैया, टोलेंस टेस्ट। तो चलिए इसको टोलेंस टेस्ट को अपन अच्छे से समझते हैं। तो इसमें अपन का एक रिएजेंट यूज होता है, टोलेंस रिएजेंट, जिसमें अपन सिल्वर को यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ठीक है जी, तो ये अपने पास क्या होता है, इसका टोलेंस रिएजेंट होता है। ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। देखो ये एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट कर लेता है, एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट कर लेता है, बट कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके साइड में एक सिल्वर मिरर की तरह एक क्या बना देगा, सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा ऑब्वियसली। तो सिल्वर मिरर की तरह एक जो अपने पास ये मान लो टेस्ट ट्यूब है ना, ये मान लो अपनी टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे एक सिल्वर कलर का क्या डिपॉजिट हो जाएगा, बेसिकली प्रेसिपिटेट आप कह सकते हो, बट सिल्वर मिरर टाइप का डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो आपको दे रहा है, तो आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड होता है। ठीक है, कीटोन के साथ ये नहीं करता है। तो ऑब्वियसली अब किसके साथ कर लेगा, ये किसके साथ कर लेगा, यहाँ पे आप चेक करो, बेंजाल्डिहाइड के साथ तो कर लेगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट फॉर्मिंग सिल्वर मिरर ऑन द टेस्ट ट्यूब व्हाइल एसिटोफिनोन विल नॉट रिएक्ट विद द टोलेंस रिएजेंट। तो ये चीज है अपने पास। नाउ आप लिखने को तो इसमें आप और भी चीजें लिख सकते हो। टोलेंस टेस्ट जो होता है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला होता है, इसकी रिएक्शन भी दी जाती है ना पूरी, बट ये इतने मार्क्स का क्योंकि नहीं है तो आप इसको ज्यादा ना लिखो तो बेटर होगा, क्योंकि अगर जितना ज्यादा आप इसमें लिखोगे मार्क्स तो देखो आपको उतने ही मिलने वाले हैं ना। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो गाइस 12th क्वेश्चन का ए पार्ट अपने पास क्या गिवन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लो भैया, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लगभग सभी क्वेश्चनों में इनका रोल है, तो इनको तो आप अच्छे से कर ही लो। एक और आ गया, ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर, आंसर को अपना एक्सप्लेन करना है। अब इसमें क्या भैया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, जो खुद के ऊपर क्या चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लवर है, मतलब नेगेटिव चार्ज, तो खुद के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो अब एक ये दे रखा है, दे रखा है। अब आप इसको समझो, इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आपको मैकेनिज्म भी हमने समझा रखा है। क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फिर जो उसके ऊपर जो ऑलरेडी अटैच होता है वो निकल के जाता है। तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट हो गया, एक ने दूसरे को क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो, पॉजिटिव चार्ज कब अटैक करेगा, जब रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी रहे, नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर फैला रहे। यहां पे देखो ध्यान से, ये क्या अपने पास एनिलीन है, क्या भैया एनिलीन है ना, तो इसके ऊपर क्या है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ये अपना लोन पेयर इसके अंदर शिफ्ट कर सकता है। तो यहां पे रेजोनेंट स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर फैला रहता है। ठीक है जी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट हमने आपको बता रखा है, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है, और इस पे क्या बढ़ा देता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है। तो इन दोनों पोजीशन पे ज्यादा बढ़ाता है, इस पे और इस पे, इन पे नहीं बढ़ा पाता ज्यादा, तो इन पे तो बढ़ा ही देता है ऑब्वियसली, बट हाँ इसके जितना तो नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हर जगह ही घूम रहे हैं, तो हर पोजीशन पे अल्फा बीटा सभी पोजीशन पे बढ़ा देगा ना। नाउ यहां की अगर मैं बात करूं तो ये क्या अपने पास टोलिन है भैया, क्या है, टोलिन। अब इसके अंदर ये जो CH3 है ये सिर्फ इन दोनों पे बढ़ा पा रहा है। ठीक है जी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, इसकी अगर मैं चलो आपको बना के दिखा दूं, नाइट्रोजन जो है ये डबल बॉन्ड O2 से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचता है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज खींच लेता है, तो इस पूरे के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज फैल जाता है। क्या फैल जाता है, पॉजिटिव चार्ज फैल जाता है। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फैला है तो पॉजिटिव वाला इस पर अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे कम क्या हो गया, अपना नाइट्रोबेंजीन का हो गया, फिर क्या हो गया, अपना टोलिन का हो गया, और फिर क्या हो गया, अपना एनिलीन का हो गया। अब इसको आप लिखोगे कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन के तौर पे, है ना। नाइट्रोबेंजीन में NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को। ठीक है, टोलिन की बात करें तो रिएक्टिव होता है, इससे रिएक्टिव होता है क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और एक्टिवेट करता है, स्लाइटली ही डोनेट कर पाता है, स्लाइटली एक्टिवेट कर पाता है। ठीक है, एनिलीन की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव होता है बिकॉज एमिनो जो एसिड ग्रुप होता है
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिंग को। ये किसकी उससे करता है, ये करता है रेजोनेंस से, है ना, ये करता है इंडक्टिव इफेक्ट से, और ये रेजोनेंस से खींच लेता है। समझ रहे हो, ये दोनों चीज़ों में तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली पुल आउट कर लेते हैं, और ये क्या करते हैं, हल्का सा पुश करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है जी। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। नाउ 12th का बी पार्ट अपन देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले तो अपने को प्रोडक्ट लिखने हैं जो कि इन रिएक्शन से बने होते हैं, और साथ में अपने को गिवन है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, है ना। वैसे इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या अपने पास ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल। CN ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप है, पहले बताया था आपको। जैसे बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ था तो हमने क्या बोला था, बेंजोनाइट्राइल, है ना, ये एसीटोनाइट्राइल है। तो एसीटोनाइट्राइल का जब हम बात करते हैं किससे, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, या आप कह सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस होती है, इसमें वाटर का एडिशन होता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और अपने को क्या दे देता है, कीटोन दे देता है। अब एक बात इसमें ध्यान रखने की है कि यहाँ पे जितने के जितने जो अपने पास कार्बन है इसके अंदर और इसके अंदर मिला के अपना बनता है 1, 2 और 3। तो इसका जो CN ग्रुप है इसका भी कार्बन अपने पास आता है, तो 3 कार्बन का बनता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एसीटोन। कॉमन नेम है भैया, वैसे क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेनोन बोलते हैं ना। नाउ सेकंड अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है किसके साथ, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अब अगर करेंगे तो इसमें भी क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में रहेगा, बट किसमें, एसिडिक मीडियम में रहेगा। वही सेम चीज, इसमें 1 कार्बन है, इसमें भी 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे कीटोन बन रहा है गाइस, और यहाँ पे एल्कोहल बन रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे 13th क्वेश्चन का ए पार्ट अपने को क्या बोल रहा है, राइट 2 इंपॉर्टेंट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें बतानी है। ठीक है जी। ग्लिसरॉल एक्चुअल में होता क्या है, C और C ऐसे जुड़े होते हैं ना, ये इस टाइप से जुड़े होते हैं, और सबके साथ क्या जुड़ा होता है, OH ग्रुप, OH ग्रुप एंड OH ग्रुप। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको OH थ्राइस 3 है, C3H5, तो ये होता है अपने पास ग्लिसरॉल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी बना देंगे तो और बेटर है ना। अब यहाँ पे जितने भी आपके पास हैं, इस पे इसके पास क्या है, 1, 2, 3, एक H यहाँ जुड़ेगा, है ना, यहाँ पे 2 हैं, तो H2 एंड H2, तो C5 भी आपके कंप्लीट हो गए, C3H5 थे ना। तो ये है आपका बेसिकली ग्लिसरॉल। ये क्या करता है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एस्टेरिफिकेशन के अंदर। किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिटिक एसिड के साथ, और एसिटिक एसिड के साथ क्या बनाता है, ट्राई एसिटिन का फॉर्मेशन होती है ना। तो ये अपने पास बन जाती है, और अपने को क्या बनाना था, एस्टर बनाना था। तो आप ध्यान से चेक कीजिए, ये भी एक क्या है, एस्टर की ही पार्ट है, एस्टर का ही फॉर्म है। नाउ ये अगर आपको अच्छे से ना दिख रहा हो तो इसका स्ट्रक्चर भी अपन बना देते हैं। क्या होता है, C3H5O COCH3 होल थ्राइस। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये क्या बनता है स्ट्रक्चर, ये बनता है अपना CH2 CH एंड CH2, यहाँ पे OH ना जुड़ के अपना क्या बन जाता है, OCOCH3, क्योंकि हमने एस्टर की बात करी तो एस्टर बॉन्ड यही होता है ना, C डबल बॉन्ड OCH3। ये जो बॉन्डिंग होती है ये क्या होती है, एस्टर बॉन्डिंग होती है ना। वो तीनों पे यही लगा होगा, OCOCH3 एंड OCOCH3, क्योंकि यहाँ पे ट्राइस है ना, ट्रिपल है ना, 3 लिखा हुआ है। तो ये अपना इसकी रिएक्शन बनती है, इसको ट्राई एसिटीन भी बोलते हैं, ट्राई एसिटीन। और एक और नाम होता है इसका नाम ग्लिसराइल ट्राई एसिटेट भी इसका नाम होता है, ये भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये सबसे पहले हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एस्टेरिफिकेशन की जो रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, ये किसके अंदर यूज़ की जाती है, एक तो परफ्यूम्स के अंदर यूज़ की जाती है और फूड एडिटिव्स के अंदर यूज़ की जाती है, ताकि आपकी उसमें फ्रेग्रेंस रहे, है ना। नाउ इसी का अगर हम सेकंड देखते हैं तो क्या है भैया, रिएक्शन है विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है। तो ये भैया ग्लिसरॉल, इसका स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं आपको, HNO3 के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो आपका क्या बनता है, C3H5ONO2 थ्राइस। ठीक है जी। और आपका साथ में बनता है 3 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन जैसे ग्लिसराइल ट्राई एसिटेट था, वैसे इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। अब ऑब्वियसली यार ये क्या है, नाइट्रेट है, तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम वैसा ही है, बट इसमें ONO2 लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, जैसे मान लो इसमें बताऊं मैं C एंड C, यहाँ पे H है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है ना। यहाँ पे क्या है ONO2, यहाँ पे क्या है ONO2,
यहाँ पे क्या है ONO2, तो यहाँ पे ये बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज़ होती है इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इसका स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे बना के आ सकते हैं। नाउ ये क्या होते हैं बेसिकली, ये एक्सप्लोजिव्स के अंदर यूज होते हैं और मेडिसिन के यूज होते हैं हार्ट कंडीशंस में। नाउ इसकी मेडिसिन आप चेक भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसी नाम से आपकी मेडिसिन भी आती है। किसके लिए होती है? हार्ट पेशेंट्स वगैरह के लिए होती है। ठीक है जी। नाउ गाइस 13th का ए पार्ट देख लिया, 13th का बी पार्ट देखते हैं। ये क्या बोलता है अपने को? राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्फ्थैलीन। एक इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर बोलते हैं बेसिकली, तो इंडिकेटर अपनी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है जी। डिस्क्राइब करो इसके यूज को, और एसिड बेस इंडिकेटर ये कैसे होता है ना। तो प्रिपरेशन सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली, थैलिक एसिड जो थैलिड एनहाइड्राइड जो होता है फिनोल के साथ रिएक्शन देता है, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो अपना क्या बनता है? फिनोल्फ्थैलीन। ये अपने पास है इसका स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आप घबराओ इसको देख के। बेसिकली क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड जो है वो रिएक्ट करता है अपना फिनोल के साथ। अब फिनोल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, स्ट्रक्चर अगर आप बना के आएंगे तो और बेटर होगा आपका। ये बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। ये थैलिक जो एनहाइड्राइड होता है, P जो होता है साइलेंट होता है, थैलिक भी बोल सकते हो आप, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है ना। नाउ ये क्या है अपने पास, इसमें बेंजीन रिंग बनानी है। पहले तो बेंजीन रिंग बनाओ। बेंजीन रिंग जैसे ही आपकी बनेगी तो ये इस टाइप से बन जाएगी। इसके बाद यहाँ से जुड़ा होता है अपने पास एनहाइड्राइड ग्रुप, जो कि इस टाइप से होता है। ये C डबल बॉन्ड O एंड ये ऐसे। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली, किसका? थैलिक एनहाइड्राइड का। ये देखो ना, CO ट्वाइस लगा हुआ है और O के साथ दोनों की बॉन्डिंग है। फिनोल के साथ बॉन्ड बना के H2SO4 की प्रेजेंस में बना लेता है अपना फिनोल्फ्थैलीन। नाउ एसिड बेस इंडिकेटर होता है, कॉमनली यूज्ड होता है एसिड बेस इंडिकेटर टाइट्रेशंस के अंदर। कलर चेंज करता है, तो अपना एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कोई कलर नहीं देता, कलरलेस होता है। और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है अपना लाइट पिंक कलर देता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही अलग अलग स्ट्रेंथ के होते हैं, उनके अंदर एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन 14th का ए पार्ट। वाई आर द फिनोल्स एसिडिक इन नेचर। फिनोल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, और इनमें से अपना क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड अपने को बताना है, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था GOC जो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें स्ट्रेंथ भी आ जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है, रेजोनेंस की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने पास होता है फिनोल ग्रुप, है ना। ये होता है अपने पास फिनोल ग्रुप। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर इसको चलो अपन बॉन्ड में बना लेते हैं ना, इस टाइप से बॉन्ड में बना लेते हैं। नाउ अगर आप यहाँ कंफ्यूजन हो कि आपने पहले तो बेंजीन रिंग बनाई तो यहाँ बनाया था बॉन्ड, अब यहाँ क्यों बना दिया यार, ये कंजुगेशन में होता है ना एक दूसरे के। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वही आ गई। तो किसके अंदर होते हैं ये, इस टाइप से बना सकते हो आप। एक ही बात है बेसिकली, ये इस टाइप से है ना, पूरी बेंजीन रिंग ये इस टाइप से बना सकते हो। एक जगह छोड़ के एक जगह पे बनते हैं ये, ठीक है। OH ऊपर जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों का मतलब एक ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ क्योंकि एसिड क्या होते हैं भैया, जो H+ लूज करते हैं, H+ लूज करते हैं, ठीक है जी। तो फिनोल भी ये जो H+ लूज करेगा ना, यहाँ से H+ लूज कर देगा, तो यहाँ पे O- बचेगा। अब ये जो O- है ना, ये क्या है, यहाँ से रेजोनेंस में जा सकता है। किस में जा सकता है? रेजोनेंस में जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब ये रेजोनेंस में चला जाता है, तो रेजोनेंस कहीं पे भी आए वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है? स्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज एक जगह पे रुक नहीं रहा, मतलब एक जगह पे नहीं रुक रहा, अलग अलग जगहों पे फैल गया है, तो जो इसकी टेंडेंसी होगी वो एक जगह पे ज़्यादा नहीं होगी, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, हल्का सा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो ये होते हैं क्या होते हैं, थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इन दोनों में से हमें बात करनी है। देखो यार, इसमें जैसे ही हम बात करेंगे H की, मैं जैसे ही बात करूंगा H+ होगा तो यहाँ पे O- होगा, और O- को इंक्रीज करेगा क्या, CH3, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था। क्या इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, मतलब पुश करता है पीछे की तरफ। अब जब ये पीछे पुश करेगा तो ऑब्वियसली इसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो नहीं होगा यार, ये तो कम होगा, लेस होगा। इसकी मैं बात करूं तो जैसे ही ये H+ लूज करेगा, यहाँ पे आ जाएगा O-, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, विदड्रॉइंग स्ट्रॉन्गली विदड्रॉइंग, मतलब रेजोनेंस के थ्रू विदड्रॉ करता है, ठीक है। सो रेजोनेंस के थ्रू ये विदड्रॉ करेगा, एंड ये क्या हो जाएगा अपने पास, स्टेबल हो जाएगा। ये चार्ज जो हो जाएगा वो कंप्लीटली फैल जाएगा। देखो एक तो वैसे ही ये रेजोनेंस में है, क्योंकि रिंग है ना, ऊपर से ये और रेजोनेंस में आ गया, इसके साथ भी तो रेजोनेंस में ही आ गया ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एसिडिक इसकी कम है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिनोल क्यों होते हैं एसिडिक, क्योंकि ये जो अपने पास हाइड्रोक्सिल अपना OH ग्रुप होता है, ये H+ प्रोटोन को जब डोनेट करता है तो फिनोक्साइड आयन बनाता है। ये जो अपने पास आयन बचा, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन।
ये जो O माइनस आयन ये जो होता है अपने पास, ये होता है फिनोक्साइड आयन, ठीक है जी। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है डिक्लोकलाइज्ड हो जाता है ओवर बेंजीन रिंग थ्रो रेजोनेंस, तो ये स्टेबलाइज कर देता है कंजुगेट बेस को, मेकिंग फिनोल मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है फिनोल, है ना। उसके बाद जो ये नाइट्रोफिनोल है अपने पास, पी नाइट्रोफिनोल, है ना, ये अपने पास क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, जैसे कि हमने बात करी रेजोनेंस से ये इसके जो माइनस जो आएगा फिनोक्साइड आयन का माइनस है उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इट स्टेबलाइजेज द फिनोक्साइड आयन बाय विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग डिप्रोटीनेशन ईजियर, है ना। तो मोर एसिडिक है। जब इसकी अगर बात करें तो वही चीज़ लिखी हुई है, इसको क्रिस्टोल भी बोलते हैं, है ना, इसको क्रिस्टोल भी बोलते हैं, पैरा क्रिस्टोल बोलते हैं। ये ऑर्थो पोजिशन होती है, ये मेटा पोजिशन होती है, पैरा पोजिशन होती है ना, तो ये इस टाइप से होती है। इसको अपन आप पढ़ सकते हो इसको। नाउ इसके नेक्स्ट पार्ट को अपन देखते हैं। 14th का बी क्या बोल रहा है अपने पास, अपने को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है स्टार, जो स्टार करे हुए हैं कार्बन के हर एक उसमें। तो मैंने आपको बता रखा है हाइब्रिडाइजेशन निकालना क्या करना होता है अपने पास। जैसे मान लो ये है, इसके अपने को सिंगल बॉन्ड गिनने भैया, क्या गिनने हैं, सिंगल बॉन्ड गिनने हैं, उसके हिसाब से अपन ऑर्बिटल्स में बांट देंगे। अब ये सी है, ये सी है, दो तो H के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर से CH3 के साथ बना रहा है और इधर से Cl के साथ, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड। कोई लोन पेयर है इसके पास नहीं, +0, ठीक है जी। इनको बांटोगे तो 4 मतलब एक S का ऑर्बिटल आ जाएगा, P के कितने आएंगे 3, क्योंकि 4 हमें करनी है तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो 5 होते तो sp3d, बट कार्बन के लिए कभी 5 हो ही नहीं सकते क्योंकि इसकी तो बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो 4 की होती है, ठीक है जी, समझ गए। उसके बाद क्या हो गया, sp3d, कितने सिग्मा बॉन्ड है 4, और कितने लोन पेयर हैं, एक भी नहीं। लोन पेयर भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो एक भी नहीं है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी यहाँ पे ये है, तो ये एक H यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है और एक यहाँ से जुड़ा। अभी आप कहोगे कि यहाँ तो डबल बॉन्ड है सर, इसको क्यों काउंट करो। देखो डबल बॉन्ड बनाने के लिए भी एक तो सिंगल बना होगा ना मेरे भाई, उसके बाद ही तो डबल हुआ होगा, तो इसका एक बॉन्ड काउंट करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे इस कार्बन की बात करते हैं, चलो ऊपर Cl बना हुआ है, इधर डबल बॉन्ड में एक सिंगल काउंट हो जाएगा और इधर एक सिंगल काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, ऑब्वियसली 3 हो गए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, वही हो गया। पाई बॉन्ड को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। तो ये थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्जाम बहुत नज़दीक है तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंडक्टिव इफेक्ट, स्ट्रेंथ वगैरह जो होती है एसिड बेस की, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, नेम रिएक्शन है और कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स होती हैं, इनको आप करके ही जाइएगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे इसमें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज। थैंक यू सो मच।